हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए, माई स्टूडेंट एवरीवन अटेंड योर माइंड हेयर। तो मैं फिजिक्स में सेलों के समूहन जो होगा वो मिश्रित क्रम में बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड है ना, मिश्रित समूहन मिक्स्ड है ना, सेलों के मिश्रित संयोजन, सेलों के मिश्रित संयोजन। क्लियर? तो सेलों के मिश्रित संयोजन में ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे सेल है। ये ई एन सेल इसमें है। एन सेल, सभी में एन सेल, कतारों की संख्या जो है एम है। एक कतार, दो कतार, तीन कतार, इसी तरह से एम कतार होगी। ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, लोड रेजिस्टेंस आर से जुटा हुआ है ये। और ये जो है स्विच है। तो इसमें जैसे स्विच को ऑन करेंगे, आई करंट के धारा इस तरह से फ्लो होगी और इस तरह से जाएगी। तो ये माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये सेलों के समूहन जो है मिश्रित क्रम में हो रहा है। तो इसमें जो है ये एक कतार है, दूसरा कतार, तीसरा कतार, इस तरह से इसमें एम कतार रहेगा और एक कतार में एन सेल रहेगा। एक कतार में एन सेल है, दो सेल, तीन सेल। तो इसमें मिश्रित कैसे हुआ? ये श्रेणी क्रम हो गया, ये भी श्रेणी क्रम हो गया। माने इसमें क्या श्रेणी क्रम में सेल जुटे हुए हैं, इसमें भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम है। और इस श्रेणी क्रम क्या हो गया? ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे तो श्रेणी क्रम, ऐसे जाएंगे तो श्रेणी क्रम, ऐसे जाएंगे तो श्रेणीकरण, और ऊपर से नीचे आएंगे तो समानांतर क्रम। यानी इसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन दोनों का मिश्रण है। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन का दोनों का मिश्रण है। और एक सेल में एन सेल है ना, एन सेल है। और प्रत्येक सेल का EMF जो है E है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R है। इंटरनल रेजिस्टेंस R है सबका। इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस R, 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 इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रत्येक कतार में, प्रत्येक रो में एन सेल जुटे हुए हैं, इसलिए प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या होगा?
NE होगा और सभी कतार के EMF एक कतार के EMF के इक्वल होगा। सभी कतार के EMF एक कतार के EMF के इक्वल होगा। एक कतार में क्या है? N सेल। एक कतार में एक कतार, ये एक कतार हो गया, 2 कतार हो गया, 3 कतार, इस तरह से कतारों की संख्या लिख दिया गया है, M तक होगी। तो एक कतार मीन्स रो होता है में सेलों की संख्या क्या है? N है। एक कतार में सेलों की संख्या N है। प्रत्येक सेल के EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। ठीक है, एक कतार में सेलों की संख्या N है। प्रत्येक सेल के EMF क्या है? E है। इंटरनल प्रत्येक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और सर्किट के परिपथ के लोड रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। बाह्य प्रतिरोध क्या है? लोड रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि एक सेल में, एक कतार में सेलों की संख्या N है, तो और प्रत्येक सेल का EMF क्या है? E है। इसलिए N सेल के EMF क्या होगा? NE होगा। N सेल के EMF क्या होगा? एक सेल के नेचुरली है, एक सेल के EMF E है, तो N सेल के EMF NE होगा। प्रत्येक सेल के EMF E है। प्रत्येक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें R है, इसलिए परिपथ के लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ परिपथ के लोड रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध क्या है? R है। बाह्य प्रतिरोध R के साथ ये क्या है? जुटा हुआ है। तो यहाँ इसको लिखिए, फटाफट लिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लिख देते हैं N सेल के EMF, N सेल के ये EMF NE होगा। और इसमें भी प्रयोग से पता चला है कि एक कतार के माने सभी कतार के EMF एक कतार के EMF के बराबर होगा। ठीक है, प्रयोग से पता चला है कि सभी कतार के EMF एक कतार के EMF के बराबर होगा। तो N सेल के EMF क्या होगा? NE होगा। ठीक है, तो इसमें भी N सेल है, इसमें भी N सेल है, इसमें भी N सेल है। इससे एक कतार के N सेल के EMF यानी एक कतार के भी कह सकते हैं। एक कतार लिखिए, एक कतार के EMF NE होगा। जब एक सेल के EMF E है और एक कतार में N सेल है, तो एक कतार के EMF क्या होगा? NE होगा। और प्रयोग से ये पता चला कि सभी कतार जितने भी कतार होगा माने M कतार हैं, तो M कतार के EMF एक कतार के EMF के क्या होगा? इक्वल होगा। इसमें भी जैसे समानांतर समूहन में क्या दिखाया गया कि एक सेल के माने सभी सेल के EMF एक सेल के EMF के इक्वल है, तो उसी तरह से इसमें सभी जितने भी कतार होंगे सभी कतार के EMF एक कतार के EMF के इक्वल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए इस बात को। अब चलिए यहाँ
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये जो है इसमें भी एन सेल है तो एनआर ये भी होगा, एनआर ये भी होगा, एनआर ये भी होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के, इंटरनल रेजिस्टेंस के परिणामी रेजिस्टेंस आर डैश है, इससे 1/r डैश, ये चूँकि ये एनआर है, ये क्या है इसमें एन सेल है तो एनआर, ये हो गया एनआर, एनआर तो ये क्या है समानांतर क्रम में है ना, ये भी एनआर, ये भी एनआर, ये भी एनआर, तो ऐसे श्रेणी क्रम, ऐसे समानांतर क्रम में, इससे 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, ये प्लस डॉट एम पदों तक, एम पदों तक, इसे एम बटे क्या हो जाएगा एम अपॉन एम आर, एम अपॉन एन आर, ये 1/r डैश इक्वल टू, इसे r डैश इक्वल टू एन आर अपॉन एम, ठीक है। तो ये माय डियर स्टूडेंट 1/r डैश इक्वल टू 1/nr, 1/nr एम पदों तक, तो 1/r डैश इक्वल टू एम अपॉन क्या हो जाएगा एन आर, यानी r डैश ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो एन आर क्या हो जाएगा ऊपर, एम नीचे हो जाएगा। अब कुल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये तो क्या हुआ, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस के परिणामी भाग हुआ, परिणामी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी है उसका परिणामी रेजिस्टेंस हुआ। कुल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लोड रेजिस्टेंस में जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, माने परिपथ के सर्किट के कुल प्रतिरोध, सर्किट के कुल प्रतिरोध कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बाह्य प्रतिरोध R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के परिणामी भाग R डैश, ये R प्लस R डैश एन आर अपॉन एम, एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया कितना, अच्छा चलिए एलसीएम इतना ही लिखिए अभी, R प्लस एन आर अपॉन एम, ये कुल प्रतिरोध हो गया। तब हम सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है आई, इसको निकालूंगा। तो ये आप याद हो गया कि कुल प्रतिरोध इतना है, और एक कतार के ईएमएफ एनी है, तो ये सभी कतार के ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए करंट आई, धारा आई, करंट आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई, एक कतार के ईएमएफ क्या है एन ई, सभी कतार के ईएमएफ के इक्वल होगा, इसे एन ई एक कतार के, और ये हो जाएगा अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, एलसीएम हो गया आई, ये एन ई, एलसीएम हो गया एम, ये एम आर प्लस एन आर, और ये हो गया आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू हो गया, ये करंट आई जो फ्लो रहा है, यहाँ देखिए आई इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम, एलसीएम हो गया इसका, एम हो गया एलसीएम, एम हो गया तो ये एम आर हो गया प्लस एन आर, ये एन आर हो गया, और एम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसे आई इक्वल टू करंट आई इक्वल टू करंट आई इक्वल टू एम ऊपर गया एन ई के साथ, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, क्लियर। ये आई हो गया, ये आई हो गया,
ये क्या हो गया आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, तो ये एम कहाँ गया, ऊपर गया, ये एम कहाँ गया, ऊपर गया, तो एम एन ई हो गया और ये एम आर प्लस क्या हो गया, एन आर हो गया। तो ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हो गया, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट। अब देखिए आई का मान कब अधिक होगा, जब एम आर प्लस एन आर का मान कम हो जाएगा। इसके वैल्यू कम हो जाए तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई के वैल्यू को बढ़ाने के लिए परिपथ में देखिए करंट कब अधिक फ्लो करेगा, जब नीचे वाला का मान कम हो जाए, नीचे वाला का मान कम हो जाएगा तो करंट अधिक फ्लो करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये परिपथ में अधिक धारा तभी प्रवाहित होगी जब एम आर प्लस एन आर का मान कम हो जाए। तो परिपथ में अधिक धारा, इस परिपथ में अधिक धारा तभी प्रवाहित होगी जब नीचे वाला मान कम हो जाए। तो चलिए इसके लिए एम आर प्लस एन आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एम एन आर आर इतना। तो यदि इसके एम आर प्लस एन आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इतना। अब देखिए इसको यदि तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। ये जो लिखा हुआ है इतना इक्वल टू इतना माइनस इतना के होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एम एन आर आर, तो ये इतना ही आ जाएगा। तोड़कर आप देख सकते हैं, ये तोड़ेंगे तो रूट अंडर एम आर के होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर एम एन आर ये एम एन आर आर ये हो गया इतना के होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब प्लस हो गया रूट अंडर 2 एम एन आर आर। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और रूट अंडर एम आर के होल स्क्वायर करेंगे तो एम आर हो जाएगा, प्लस रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर करेंगे एन आर हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गया ना, ये जितना है उतना ही है। तो ये इसके जगह इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह इतना लिख सकते हैं। और ये तभी कम होगा जब ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये लिखना नहीं है, इसको मैंने दिखाया था करके कि इतना के होल स्क्वायर इतने के बराबर होगा। तो इतने के बराबर हो गया तो ये लिखना नहीं है, इस नीचे वाला को लिखना नहीं है, केवल ऊपर वाला को लिखना है। तो इतना, तो ये जो है एम आर प्लस एन आर का मान तभी कम होगा जब रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतना इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतना के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतना ये होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0। रूट अंडर 0 का अर्थ हुआ 0, ठीक है। तो ये रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर इक्वल टू 0, इसलिए रूट अंडर एम आर इक्वल टू रूट अंडर एन आर इक्वल, ये माइनस है, माइनस कहाँ गया, उधर गया, इक्वल के उधर गया, तो ये प्लस हो गया। और दोनों को वर्क कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, तो दोनों ओर वर्क कर देंगे तो रूट अंडर एम आर के होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर इक्वल टू एम आर, क्या हो गया, एम आर इक्वल टू एन आर, इसे आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम। देखिए ये एम आर प्लस एन आर का मान तभी कम होगा जब उसमें एम आर के जगह एन आर अपॉन एम जोड़ दिया जाए। आर के जगह माने इंटरनल रेजिस्टेंस, माने सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर प्लस एम हो जाए, एन आर प्लस एम हो जाए तो एम आर प्लस एन आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका मान कम हो जाएगा तो सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित करने के लिए एम आर प्लस एन आर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये कम तब होगा, ये कब माने कम तब होगा जब रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो इससे जो है होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो होल स्क्वायर है तो इक्वल टू 0, होल स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू 0, इसके बाद बराबर के उधर जाएगा, रूट अंडर एम आर इक्वल टू रूट अंडर एन आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट अंडर एम आर इक्वल टू रूट अंडर एन आर, इसे एम आर इक्वल टू एन आर, आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम हो जाएगा। यानी लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर अपॉन एम हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, तो एम आर प्लस एन आर का मान कम हो जाएगा, और इसका मान कम हो जाएगा तो सर्किट में धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर अपॉन एम करना पड़ेगा, तभी जाकर सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित करने के लिए ये उपाय किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट तीनों समूह पढ़ा दिया, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित समूहन, इन सीरीज, इन पैरेलल और इन मिक्स्ड फॉर्म, तीनों बता दिया। तो इस सब को देखेंगे और वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड के बीच ज़रूर शेयर करेंगे, जो कोचिंग एफर्ट नहीं करते हैं उनके बीच शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि उनको भी लाभ हो जाए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके तक इस तरह का वीडियो जो बन रहा है अपडेट होते रहे। तो माय डियर स्टूडेंट आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।